तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो वो क्या कहता है कि व्हेन अ करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, जब किसी भी कंडक्टर में से हम लोग करंट पास करते हैं, किसी बल्ब में से या आयरन में से, किसी भी वायर में से, देन इट बिकम्स हॉट। तो वो हीट अप हो जाता है, दैट इज हीट विल प्रोड्यूस्ड, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप किसी भी कंडक्टर में से जब करंट पास करेंगे, कोई भी कंडक्टर, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, तो इसमें से जब भी आप कोई भी करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो करने की वजह से ये हीट अप हो जाता है कंडक्टर थोड़ा। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। तो उसके बाद आगे चल के हम पढ़ेंगे कि हीट जो प्रोड्यूस होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो देर आर सम डिवाइसेस विच आर बेस्ड अपॉन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं हमारे पास जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही काम करते हैं। तो उसके एग्जांपल्स इसमें बताए गए हैं, जैसे कि हीटिंग रोड, पानी गर्म करने के लिए जो इमल्शन रोड है, हीटिंग रोड। गीजर, गीजर भी पानी गर्म करने के लिए सर्दियों में यूज करते हैं हम लोग घर में, तो वो भी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। हम करंट पास करते हैं और ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, उससे वाटर हीट अप होता है। हेयर ड्रायर, तो हेयर ड्रायर जो है वो बालों को सुखाने के लिए, गीले बालों को, जो हेयर ड्रायर आप यूज करते हैं वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर ही बेस्ड होता है। हीटर, जो कॉयल हीटर होता है जिसमें एक कॉयल लगा होता है, तो वो आपका हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो करंट पास करने से वो रेड हॉट हो जाता है, उसी हीट से खाना पकता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इनकंडेंस्ड बल्ब होता है, जो पहले बल्ब आते थे, आजकल चलन में बहुत कम है ये बल्ब, फिर भी आपने देखे होंगे, जैसे पुराने समय में इस टाइप का बल्ब आता था और बीच में इस टाइप से एक पतला सा फाइन वायर लगा होता था, इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो ये जो फिलामेंट है, ये काफी ज्यादा हीट अप हो जाता है, हीट होकर के रेड हॉट हो जाता है, उससे जो है वो लाइट जो प्रोड्यूस की जाती है। इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़े प्रेस करने के लिए जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, वो भी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। इसके अलावा फ्यूज, एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है फ्यूज। तो फ्यूज जो है ये भी हीटिंग इफेक्ट के लिए ही यूज किया जाता है। तो इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज जो एक सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम लोग यूज करते हैं, और सर्किट के सीरीज में इसको इंस्टॉल किया जाता है, और जब स्ट्रॉन्ग करंट पास होता है तो ये जो फ्यूज जो है वो मेल्ट होकर के सर्किट ब्रेक करने का काम करता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे। तो ये जितने भी इसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमने लिखे हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग रोड, गीजर, हेयर ड्रायर एक्सेट्रा, इन सब में एक हीटिंग एलिमेंट होता है। तो उस हीटिंग एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए सो दैट इट विल प्रोड्यूस मोर हीट। तो जो हीटिंग एलिमेंट होता है, इट इज मेड अप ऑफ एलोय। वो एलोय का बना होता है, जनरली निक्रोम उसमें जैसे यूज करते हैं हम लोग। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी, काफी ज्यादा रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बिकॉज मोर विल बी रेजिस्टेंस, मोर विल बी हीट प्रोड्यूस्ड। एंड एट द सेम टाइम जो मेल्टिंग पॉइंट है इन हीटिंग एलिमेंट्स का, वो भी क्या होना चाहिए, इट शुड है हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्ट फ्यूज वायर, सिर्फ फ्यूज को छोड़ करके बाकी जितने भी डिवाइसेज अप्लायंसेज मैंने लिखे हैं, उनके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, फ्यूज का कम होना चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर कम रखेंगे तो उससे वो मेल्ट करके टूट जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो फ्यूज वायर का जो काम है वो सर्किट ब्रेक करना है, लेकिन इनका काम, बल्ब का, इनका सर्किट ब्रेक करना नहीं है। तो इसलिए इनके जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं उनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी उनका ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये जो फिलामेंट होता है, जैसे इसका जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट, वो 3,300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, होता है। तो ये इस टाइप से ये डिवाइसेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है। फिर एक फ्यूज के बारे में भी मैंने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बताया। फ्यूज क्या होता है, इट इज यूज टू ब्रेक द सर्किट। ये सर्किट ब्रेक करने के काम आता है व्हेन स्ट्रॉन्ग करंट या एक्सेस करंट, जब एक्स्ट्रा करंट फ्लो करता है सर्किट में, फ्लोज थ्रू द सर्किट, एंड इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है फ्यूज वायर का वो कम होना चाहिए, तभी वो मेल्ट करके टूटेगा, सर्किट ब्रेक होगा। और रेजिस्टिविटी ज्यादा होना चाहिए सो दैट इट प्रोड्यूस मोर हीट। फ्यूज मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन सीरीज विद द सर्किट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो लिखे हैं कि फ्यूज को हमेशा सीरीज में ही इंस्टॉल किया जाता है। तो आपने घर में देखा होगा फ्यूज वगैरह किस टाइप से उसको फ्यूज जो होता है
और फ्यूज कुछ इस टाइप से होता है, जैसे इस टाइप का। ये चाइना मिट्टी का बना होता है, ये प्लास्टिक का भी कई बार इसको शेप बनाते हैं इसका इस टाइप से, और इसके ऊपर एक ये पतला सा फाइन वायर इस टाइप से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसको जब आप इंस्टॉल कर देते हैं तो सर्किट काम करना शुरू कर देता है। इसको हटा देने से पूरा लाइट जो है वो ऑफ हो जाता है। तो दिस इज अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट हमारे पास है ये इनकंडेंस्ड लैंप के बारे में बताया गया कि जो इनकंडेंस्ड लैंप है इट हैज अ थिन फिलामेंट मेड अप ऑफ टंगस्टन। तो ये जो फिलामेंट है वो कौन से मटेरियल का बना होता है? वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो टंगस्टन मेटल का विच हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट लगभग इतना होता है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका काफी ज्यादा है। तो ये जो फिलामेंट का जो ये, हालांकि बल्ब अभी चलन में नहीं है, तो ये रेड हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है और इसमें गैस होती है, इनर्ट गैस, कोई भी इनएक्टिव गैस होती है, नियोन, आर्गन वगैरह। तो उसके जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं हीट से, व्हेन दे रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट तो लाइट एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो इट इज बेस्ड अपॉन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन आजकल जो चलन में जैसे एलईडी हैं या सीएफएल हैं वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं, तो उनका प्रिंसिपल जो है वो डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर स्टडी करेंगे इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जूल्स साइंटिस्ट का नेम है, उसने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को स्टडी किया। उसने एक स्टेटमेंट बनाया कि जो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में करंट पास करने से, वो कितनी हीट उसमें प्रोड्यूस होती है। तो अकॉर्डिंग टू जूल, अगर हमारे पास ये कोई भी एक जैसे कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है, इट हैज रेजिस्टेंस आर, और इसको अगर हम लोग कनेक्ट कर दें बैटरी से, जो कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, V वोल्टेज, और मान लेते हैं कि I करंट इसमें फ्लो कर रहा है फॉर टाइम t। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स, जो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी व्हेन एवर करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर, हीट विल प्रोड्यूस। हीट जो प्रोड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उसके बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू जूल, heat produced in conductor is H. It is directly proportional to I square. हीट को H से लिख रहे हैं, तो करंट के स्क्वायर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I यहाँ पे करंट है, जैसे कि मैंने डायग्राम में भी दिखाया। H is directly proportional to the R। तो R यहाँ पर क्या है? R will be रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस है, एंड H is directly proportional to टाइम T। T क्या है? टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड, टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड। तो ये वो टाइम है जिस टाइम के लिए करंट को कंडक्टर में से पास किया गया। तो इन तीनों को कंबाइन कर दें तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेयर R इंटू T। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है तो यू विल गेट H इज इक्वल टू I स्क्वेयर R T। तो ये हीट जो वो प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो H जो है, H हीट के जो SI यूनिट्स हैं वो आप जानते हैं कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, जो SI यूनिट्स हैं एनर्जी के या वर्क के, वो क्या होते हैं? जूल। तो SI यूनिट्स के जूल है। अदर यूनिट्स में है जैसे इसके कैलोरी हैं, और 1 जूल जो कितने कैलोरी के इक्वल होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। 1 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 4.2 भी ले लेते हैं इसको। अब ये रिलेशन आया हीट प्रोड्यूस के लिए, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके भी आप लिख सकते हो। अगर हम इसमें पुट कर दें करंट को, पुट कर दो करंट को, करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो V अपॉन R यहाँ पे पुट करेंगे तो V स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर बन जाएगा। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो हीट के लिए एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास V स्क्वेयर डिवाइड बाय R इंटू में T।
तो ये भी हीट के लिए ही फॉर्मूला है। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद अब इस फॉर्मूले में अगर हम पुट कर दें वोल्टेज को, सॉरी इसमें रेजिस्टेंस को पुट कर दें, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है V अपॉन में I। ये जब हम इसमें पुट करेंगे तो हीट के लिए एक और फॉर्मूला आ जाएगा VIT। तो तीनों जो हैं ये फॉर्मूले वो हीट के लिए आप यूज कर सकते हैं। आई स्क्वायर आर टी बी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी बी और वी आई टी बी। वी वोल्टेज है, आई करंट है, टी क्या है, टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड। तो दिस इज अबाउट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगेन आई रिपीट, जो हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में करंट पास करने से वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, जैसे इसमें बताया हाई रेजिस्टिविटी, तो उसी टाइप से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टाइम, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा लंबे समय के लिए करंट पास करेंगे हीट उतना ज्यादा ही प्रोड्यूस होगा। तो ये SI यूनिट जूल होंगे इसके, और 1 कैलोरी 4.18 जूल के इक्वल होता है। इस रिलेशन को आप याद रख सकते हैं, अदर यूनिट्स में कैलोरी। तो इस टाइप से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा जैसे हमने, तो रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए, रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी जैसे इसमें भी बताया गया है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज सेल और बैटरी। देखिए जैसे कंडक्टर मैंने इसमें लिया है, तो इस कंडक्टर के अंदर अपने आप करंट फ्लो नहीं करेगा। जब हम इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बैटरी हटा लेता हूं, डिस्कनेक्ट कर देता हूं, तो करंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब करंट मेंटेन रखने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स सेल या बैटरी की जरूरत पड़ती है। तो ये सेल या बैटरी वो काम करता है, वो इसको उतनी एनर्जी सप्लाई करता है ताकि इसमें करंट क्या कर सके, फ्लो कर सके। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये वर्क कौन करेगा, बाय द एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या हो गया हमारे पास, सेल या बैटरी, ये ठीक है। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए थ्रू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट ने एनर्जी कंज्यूम की। इज दैट क्लियर और नॉट? करंट फ्लो करवाने के लिए। और एनर्जी सप्लाई किसने की है, सेल और बैटरी ने। कंज्यूम किसने की है, इस सर्किट ने, इस कंडक्टर ने, या जो भी सर्किट है वो कंज्यूम करता है। तो हमारे घर में भी जैसे जो बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, वो जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसी का बिल हमें दिया जाता है। तो एनर्जी यानी कि वर्क, आपको वर्क निकालना है, सिंपल सी बात ये। तो वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V, उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो था वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क अपॉन में चार्ज, ये था। तो यहां से आप वर्क जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाई जो वर्क है वो क्या हो गया आपके पास, वो हो गया Q, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। तो ये आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। आपने V वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो Q चार्ज फ्लो करवाने के लिए, करंट फ्लो करवाने के लिए। अब आप जो चार्ज है उसको पुट कर सकते हैं करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो ये रिलेशन कहां से आया, क्योंकि जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, करंट अपॉन में टाइम की। ये भी आपको रिलेशन पहले बताया गया है। चार्ज करंट के लिए करंट जो होता है चार्ज अपॉन में टाइम की इक्वल होता है, Q अपॉन में T। तो ये I करंट के लिए रिलेशन आपने पढ़ा हुआ, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज किसके इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया करंट इनटू में टाइम। तो ये रिलेशन जो आप इसके अंदर पुट कर देंगे तो वर्क जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, यू विल गेट VIT। तो ये वर्क के लिए एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ये देखिए पीछे भी हमने एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखा था VIT, हीट के लिए VIT। ये भी एनर्जी होती है, हीट और वर्क जो है VIT। तो ये वर्क लगेगा, यानी कि इस कंडक्टर में से करंट अगर फ्लो करवाना है हमने, I करंट T टाइम के लिए, तो ये जो सोर्स लगा रहे हैं वोल्टेज V वोल्टेज का, ये कितना वर्क कर रहा है, VIT। तो दिस वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा। हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय सर्किट U
वो किसके इक्वल हो गया, वी आई टी के। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने किससे लिख दिया है, यू से। इज दैट क्लियर और नॉट? अब उसी टाइप से आप इन रिलेशंस को मॉडिफाई कर सकते हो। आप पुट कर सकते हैं वी को आई इंटू आर, वी को इंटू आई इंटू आर इसमें पुट करेंगे तो आई 2 बार आ जाएगा, यू विल गेट आई स्क्वायर आर टी। तो ये रिलेशन भी बन सकता है एनर्जी के लिए। अब आप इसमें पुट कर देंगे आई को वी अपॉन में आर इसी रिलेशन में, तो आपके पास एक और एनर्जी के लिए रिलेशन आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू में टी। तो वो 3 एक्सप्रेशन जो हमने हीट के लिए लिखे थे वो सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएंगे, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाई आर इंटू में टी। तो टी यहाँ पर टाइम है, आई करंट है और वी क्या है, वोल्टेज। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए 3 एक्सप्रेशन है, तीनों में से कोई भी आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। अब एसआई यूनिट जो वो क्या बनेंगे, एनर्जी है, एनर्जी के जो एसआई यूनिट है वो क्या होते हैं, एनर्जी जैसे किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो एसआई यूनिट उसके जूल होंगे। जैसे आपको बताया था जूल, जे इसका सिंबल है, तो आपकी एसआई यूनिट जो एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो जूल। इसके अलावा जो अदर यूनिट्स हैं, जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो यूज करता है, कमर्शियल जो यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वो किलोवाट आवर्स होंगे। ठीक है, कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो बिजली का बिल आता है तो उसमें जो यूनिट लिखा होता है, तो एक यूनिट का मीनिंग क्या होता है, तो वो इसके कमर्शियल यूनिट जो है वो है किलो वाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट पावर के यूनिट्स हैं और आवर्स टाइम के। तो ये इसके यूनिट्स बनेंगे इलेक्ट्रिकल कमर्शियल यूनिट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो इसको लिखते हैं के डब्ल्यू एच से, किलोवाट आवर इसको रीड करते हैं। और 1 kWh जो है 1 किलोवाट आवर को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। ये कैसे आया इसको भी हम बाद में करेंगे। तो ये था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि करंट को मेंटेन रखने के लिए सर्किट में जो सेल या बैटरी है उसे कुछ वर्क करना पड़ता है, एंड दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहां से हमने स्टार्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज था, यहां से वर्क निकाला हमने, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, चार्ज को करंट की टर्म में पुट किया, करंट इनटू टाइम, ये आपके पास वर्क के लिए एक्सप्रेशन आ गया, इसी को एनर्जी बोलते हैं और इसको इस फॉर्म में हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट विल बी इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो क्या होता है, अभी पीछे मैंने बताया कि सर्किट जो है वो एनर्जी कंज्यूम करता है करंट मेंटेन रखने के लिए, और वो एनर्जी सप्लाई कौन करता है, वो सेल या बैटरी यानी कि एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई करता है। अब पावर क्या होता है, द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो सर्किट ने एनर्जी कंज्यूम करनी है करंट मेंटेन रखने के लिए, तो जिस रेट से वो एनर्जी कंज्यूम करता है, द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड पावर कंज्यूम्ड। दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि एनर्जी अपॉन में टाइम जो है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जैसे कोई भी अप्लायंसेस आप खरीदते हैं, बल्ब लेने जाएंगे तो उसके ऊपर आपको जरूर मिलेगा 2 चीजें लिखी हुई, कि एक तो जैसे 220 वोल्ट, आगे जैसे वो लिखेगा 100 वाट। तो ये वाट जो होता है वो पावर के यूनिट्स होते हैं, यानी कि 220 वोल्ट पर वो काम करेगा और 100 वाट उसकी पावर है। तो इस 2 चीजें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे हमेशा आपको रेटिंग में मिलेंगी, एक तो कितने वोल्ट और ये कितना पावर है उसका। ठीक है, तो ये पावर जो है वो एनर्जी अपॉन में टाइम होता है। इसका मतलब जो पावर है वो किसके इक्वल हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी के लिए वी नो दैट एक्सप्रेशन जो हमारे पास ये था, वी आई टी, 3 एक्सप्रेशन थे, तो ये एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं, वी आई टी अपॉन में टाइम है टी, तो टाइम से टाइम क्या हो गया, कैंसल, तो पावर तो आपके पास आ गया वी इंटू आई। तो ये रिलेशन बन गया पावर के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं वोल्टेज को, क्या, करंट इंटू रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो पावर के लिए ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ आई को पुट कर दूं वी अपॉन में आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो पावर के लिए एक एक्सप्रेशन आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो ये पावर के लिए 3 एक्सप्रेशन आ गए, जैसे एनर्जी के लिए 3 एक्सप्रेशन थे। तो जो एनर्जी के 3 एक्सप्रेशन थे उसमें से टाइम अगर हम कट कर देंगे तो आपको पावर मिल जाएगी, वी इंटू आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो ये था आपके पास पावर। और पावर के एसआई यूनिट जो वो क्या होंगे,
ऐसा यूनिट जो है पावर के, ये बनेंगे आपके पास वाट। तो W से इसको डिनोट करते हैं। 9th क्लास में भी आपने स्टडी किया होगा, पावर के ऐसे यूनिट जो है वो वाट होते हैं। इसके हायर यूनिट्स होते हैं किलोवाट और मेगावाट, इस टाइप से। तो हायर यूनिट्स में इसका आ जाएगा आपके पास किलोवाट। 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के इक्वल होता है। हॉर्स पावर, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, 746 वाट के इक्वल होगा। तो ये इसके हायर यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो एनर्जी है वो क्या है, पावर इनटू टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूं मैं इसको, तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एनर्जी जो है वो P मल्टीप्लाई बाय T। तो इसलिए एनर्जी के जो यूनिट्स हैं वो पावर की टर्म में भी लिखे जा सकते हैं। एनर्जी के ऐसे यूनिट्स होते हैं जूल। तो 1 जूल किसके इक्वल होता है, पावर के ऐसा यूनिट्स होते हैं वाट। 1 वाट टाइम के सेकंड। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकंड के इक्वल होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकंड। सिमिलरली 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होगा। जैसे वाट पावर के यूनिट्स हैं, सेकंड टाइम के, किलोवाट किसके यूनिट्स हैं, पावर के, और आवर्स टाइम के। तो किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1000 आ गया वाट, और आवर्स को सेकंड में तो 3600 आ गया। तो ये बन गया आपके पास वाट, इसको वाट में लिख दिया, और टाइम को सेकंड में, तो वाट सेकंड। वाट सेकंड जूल के ही इक्वल होता है। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल आ गया आपके पास, यहां से देखेंगे 3.6 इंटू 10⁶ बन जाएगा वाट सेकंड, और वाट सेकंड का मतलब होता है जूल। तो इस तरह से 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल बनता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। थैंक यू।